पहली रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, फिर माइक ऑफ। तो बहरहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं जी, ऐप जनवरी 2। और इस फाइल को स्टार्ट करना है तो index.js में जाके, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये भी कि कहाँ से ये फाइल होती है, जनवरी 2 कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाए जी। जब भी आपने काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपको ऐप फंक्शन बनाना है, और उस फंक्शन से जो रिटर्न करेंगे वो हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। यानी जो मैं फंक्शन लिखूंगा, फिलहाल तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया इसलिए एम्प्टी है, क्योंकि मैं जनवरी 2 की फाइल की आउटपुट शो कर रहा हूं। तो यहां से जो कुछ फंक्शन से रिटर्न होगा वो स्क्रीन पे नजर आएगा। अगर आपने सिर्फ ये H1 टैग में हेलो लिखना है हेडिंग स्टाइल में, तो ये इस तरह लिखने से शो नहीं होगा। इस तरह से लिखने, आपने कोई लिस्ट बनानी है, कोई इमेज लगाना है, IMG का टैग है, कोई हाइपरलिंक है, कोई भी आपने HTML चाहते हैं जो स्क्रीन पे शो हो, तो रिएक्ट में आपको फंक्शन बनाना पड़ता है। फंक्शन बनाएंगे तो जो भी आप फंक्शन बनाते हैं इस फाइल से बाहर यूज नहीं हो सकता, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर एक फंक्शन बनाया जाता है तो वो फंक्शन प्राइवेट होता है, यानी वो फंक्शन इस फाइल से कहीं भी कॉल नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक कि आप उसको एक्सपोर्ट ना करें। जिस तरह C++ लैंग्वेज में कहते हैं, फंक्शन तो पढ़े हैं लाइब्रेरी में, जब तक ऊपर इंक्लूड ना करें हैश इंक्लूड से, वो फंक्शन यूज नहीं होगा। तो इसमें हमारी फाइल है, हम इंक्लूड तो नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरे को अलाउ कर रहे हैं कि तुम रिएक्ट की लाइब्रेरी को अलाउ कर रहे हैं कि भी तुम मेरे ये ऐप को कॉल कर सको। तो हमें उसे एक्सपोर्ट करना है ताकि वो इंपोर्ट कर ले, यानी वो इंक्लूड कर ले। ठीक है जी। तो अगर यही मैंने इन्होंने लिखना है तो इसके लिए मुझे पहले काफी काम करना पड़ेगा। इसको यहां से नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। यहां पे रिटर्न खाली नहीं आ सकता, रिटर्न किसी फंक्शन में ही आना है। तो इसको एक फंक्शन ऐप का जो है इसके अंदर, इसकी बॉडी में ये सारा उठा के कट करके मुझे करना पड़ेगा। अब ये यहां पे आउटपुट में नजर आएगा, लेकिन सेव करता हूं। जब आप ऐप में यहां पे index.js फाइल में जब ये ऐप को शो करने लगेगा, तो ये यहां पे इंपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या इंपोर्ट अलाउ है? तो डेवलपर ने इसको इंपोर्ट अलाउ करने कैसे है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसका नाम लिख कर वो बताए कि कोई भी इसको इंक्लूड कर सकता है। अब सेव करेंगे तो अब यहां पे हेलो है। मकसद मेरा सिर्फ यही लाइन थी लिखना, ये एक के हेडिंग स्टाइल में लिखूं। जिस तरह से HTML है, ये काम तो HTML में भी करना पड़ता है। अगर मैं HTML में की सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, रिएक्ट को छोड़ दें, तो उसमें भी अगर मैंने ये शो करना है तो मुझे कुछ इसमें करना पड़ता है कि पहले HTML का टैग बनाऊं, पूरा पेज का स्ट्रक्चर बनाऊं, फिर उसके अंदर हेड का टैग लिखूं, फिर उसके अंदर बॉडी का टैग लिखूं, और उसके अंदर इसको लिखूं। उसमें भी तो मुझे ये वक्त करना पड़ता है ना साहब। फिर ये जाके ब्राउजर की बॉडी में शो होगा। तो ये इंस्टेड के मैं HTML में काम करूं, इसकी जगह क्या आ गया, फंक्शन आ गया। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर इसे लिखूं, HTML को भूल जाए। जस्ट ये जो कंटेंट बॉडी वाला है, ये कहां से रिटर्न करवाएं, फंक्शन की बॉडी से। तो ये याद रखना है, कहां ये पैरेंथेसिस आ रही हैं। फंक्शन के नाम के हमेशा बात क्या आती है, पैरेंथेसिस। ये कर्ली ब्रेसेस क्या बताती हैं कि फंक्शन यहां से यहां तक उसका ब्लॉक या बॉडी फंक्शन की कहलाता है। सेमीकोलन हमेशा ये ऑप्शनल है, जो है वो यहां भी कहना दें। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल, सी लैंग्वेज में सेमीकोलन जरूरी है, वही आदत पड़ी होती है हम लगा देते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन क्या है, ऑप्शनल, लेकिन सम टाइम जरूरी भी हो जाता है। आप देखेंगे आगे कुछ केसेस। आप ये पैरेंथेसिस यहां पे खत्म भी कर सकते हैं और इसको एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। आसान तरीन फंक्शन। तो मैंने फंक्शन बनाया सिंगल लाइनर फंक्शन जो रिटर्न करता है ये टैग। लेकिन दूसरा अगर दो दफा लिखना है हेलो, मैं लिखूं hello1, और मैं यहां से फिर एक और हेडिंग स्टाइल में लिखूं hello2, अब ये एरर देगा।
अब यहां से रूल मेरा HTML का मैंने टैग गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा। फंक्शन मैंने जावास्क्रिप्ट का गलत नहीं बनाया, बिल्कुल सही बनाया। लेकिन ये जो रूल है, क्योंकि आप रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो रिएक्ट के रूल्स का आपको पता होना चाहिए। अब रिएक्ट लाइब्रेरी ये कहती है कि एक फंक्शन से एक ही टैग रिटर्न हो सकता है, दो नहीं। अगर दो करने हैं तो उनको फिर ये जो खाली टैग है इस तरह ग्रुप बना दें उसका, इसके अंदर जितने मर्जी कर लें। सेव किया तो अब ये दो भी यहां पे शो होंगे, क्योंकि H1 हेडिंग स्टाइल पूरी एक रो ले लेता है, फिर उसके बाद खुद ही दूसरी लाइन पे आ गया। अगर ये जो है वो कोई से भी टैग कर सकते हैं। अगर ये स्पैन होता तो ये जारी बात पूरी लाइन कवर ना करते। स्पैन दोनों, ये स्पेल स्पैन। मैंने एक ना इधर ऑप्शन इनेबल की हुई है, मैं स्टार्टिंग टैग का नाम चेंज करता हूँ, एंडिंग का खुद ही हो जाता है, मुझे जाके उसको नहीं करना। ऑप्शन अभी मेरे ध्यान में भी नहीं आ। ये हेलो 1 हेलो 2 साथ साथ आ गए, कोई बोल्ड नहीं हुए, ठीक है। बाकी वही स्टैंडर्ड HTML है। यानी ये स्पैन क्या करता है, H1 क्या करता है, इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक HTML से है। तो H1 एक ही लाइन में आएंगे या ये दो लाइनों में आएंगे। रिएक्ट ने सिर्फ ये बताया कि भाई फंक्शन से रिटर्न करो, एक ग्रुप बनाओ। अब ये खिचड़ी बन जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस सारे को अगली लाइन पे लेते हैं, खुला खुला करके जरा लिखा करें और टैब देके आगे कर लिया। इसके अंदर हर टैग एक न्यू लाइन में लिखें। आल्दो ये स्पेस जो है ऑप्शनल होती है, स्पेस से कंप्यूटर को कोई फर्क इसके अंदर। अब ये पता चल रहा है स्ट्रक्चर, अच्छा ये ओवरऑल ये ग्रुप है जिसके अंदर दो टैग, लेकिन यहां रिटर्न के बाद खाली नहीं जगह छोड़नी। अगर खाली छोड़ें तो जावास्क्रिप्ट यही से ही रिटर्न हो जाता है और एम्प्टी रिटर्न कर देता है, वो नीचे देखते ही नहीं कुछ है। तो दो तरीके हैं अब इसके, अब यहां पे देखें, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो यह है कि आप पहली लाइन इसको ऊपर लें, बैक डिलीट करता हूं, इधर ले आता हूं, अब ठीक है। या आप जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि यहां से बेहतर शो होता है, तो फिर यहां पे पैरेंथेसिस खाली यूज करना और एंडिंग पे भी यूज करने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ग्रुप बना दे पैरेंथेसिस, यानी इसको खाली ना छोड़े, खाली पैरेंथेसिस के कोई यानी एक्स्ट्रा भी लगा दें, एक और लगा दें, जब तक आप जितनी ओपन करें उतनी क्लोज कर रहे हैं, ये पूरी करनी। 10 भी लगा दें, पैरेंथेसिस बड़ी बेजरूर सी है, पैरेंथेसिस बेचारी कोई फर्क नहीं लाती कोड में, वो एक लिहाज से अपने लिए हम ग्रुप बनाते। तो पैरेंथेसिस बस ये ख्याल रखना है कि ये नहीं कि दो ओपन किए तो एक क्लोज कर रहा, ये मैचिंग करनी, इसलिए पैरेंथेसाइज कर दें और हमेशा फ्रेगमेंट एक ग्रुप बना लें, चाहे उसके अंदर एक भी हो। इसलिए मैंने कहा था हमेशा ये स्ट्रक्चर बना लिए करें, आपको पता लगे यहां से लिखना शुरू करें। ठीक है, तो जब भी कुछ नया करना है यू विल राइट फंक्शन ऐप। अच्छा, यहां पे क्या गलती है, हाँ, ये जो रूल है ये किसका, रिएक्ट का। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम स्मॉल भी हो सकता है, तो रिएक्ट ने ये जो सिंटैक्स दिया इसको JSX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, JSX का मतलब है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंडेड, कि उसमें एक्सटेंड किया क्या है, कुछ नए रूल्स और दिए हैं रिएक्ट ने। यानी रिएक्ट ने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, वो रूल जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन रिएक्ट की लाइब्रेरी को खुद रेंडरिंग करने के लिए जरा उसमें फैसिलिटी मिलती है, हैंडल करने में इजी होता है, तो कुछ उन्होंने अपने लिहाज से रूल दिए। जब ये कोड चलता है तो JSX खत्म हो जाता है, ये कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट सिंपल नहीं बन जाता है। तो ब्राउजर को जो मिलता है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट ही होता है, लेकिन कोड हमने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन JSX के रूल्स भी कुछ हैं जो जावास्क्रिप्ट में मजीद आपको देख। तो पहला क्या है, कैपिटल से नाम हमेशा फंक्शन का शुरू करना है, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस आती है, ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। रिएक्ट ने सिर्फ एक ही रूल दिया, हमेशा फंक्शन से कुछ रिटर्न करना है, ये भी जावास्क्रिप्ट में ही है। अब यहां से JSX आ जाता है, भी एक ग्रुप में रिटर्न करो, दो चीजें नहीं रिटर्न करनी। तो यहां पे अब आप क्या करना चाहते हैं, अगर सिंपल HTML
लिखना चाहते हैं। सिंपल HTML का मतलब है मैं लिखना चाहता हूं बटन और इसमें मैं लिखना चाहता हूं कोई भी लिखते हैं सबमिट। अब मैं यहां पे देखूंगा तो आपके पास अच्छा क्या कह रहा है जी, ये एरर मैसेज पढ़े, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड वाज नॉट फाउंड इन दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंक्लूड नहीं कोई कर पा रहा, आप अलाउ करें। तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप का नाम कैपिटल में, सेव किया। अब ये एरर खत्म हो गया। ठीक है, ये सबमिट का बटन बन गया, कोई पैडिंग नहीं, कोई मार्जिन नहीं, बिल्कुल साथ जुड़ गया जाके। अगर इस बटन पे कोई स्टाइलिंग देनी है तो दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप खुद अपना इनलाइन स्टाइल लिख लें यहां पे। आप देखें दो तरीके हैं इस बटन पे, ठीक है जी, कि यहां पे आप खुद स्टाइल दे दें इनलाइन, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्टाइल का नाम। और दूसरा यह है कि आप कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज कर लें जिसमें पहले ही बटन स्टाइल से ही बने पड़े हुए। अब उसके लिए फिर आप अगर कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल में इसको स्टॉप करना है और यहाँ npm इंस्टॉल के बाद उस लाइब्रेरी जिसको इंस्टॉल करना है, इस तरह मैं लिखता हूँ react dash bootstrap, तो ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो मैं इसको जो है वो package.json में दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की। अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की है तो इस लाइब्रेरी की साइट पे जाकर देखें कि लाइब्रेरी काम कैसे करती है। आपने उस लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाना है, जिस तरह यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में वो बता रहा है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करें। वो कहता है पहले npm इंस्टॉल react यूज करनी है तो साथ बूटस्ट्रैप भी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दोनों इंस्टॉल करें और बूटस्ट्रैप का 5.1.3 वर्जन करें इसके साथ। और उसके बाद जो भी बटन यूज करना है उसको इंपोर्ट करें। पहला स्टेप लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, वो एक दफे करनी है। फिर जो भी कंपोनेंट यूज करना है उसको इंपोर्ट करें और फिर स्टाइल शीट अगर स्टाइल अप्लाई करना है तो CSS में इंपोर्ट करें। फिर आपको लाइब्रेरी की जाके हेल्प सारी लेनी पड़ेगी और ये 3 काम हम करेंगे तो ये बटन जो है ये HTML के बटन से React Bootstrap का बटन बन जाएगा। 3 स्टेप्स कौन कौन से? इंस्टॉल करना है, फिर उसकी CSS इंपोर्ट करनी है, ये एक ही दफा करने हैं, बार बार इस प्रोजेक्ट में नहीं करने। उसके बाद ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे एक्सेसिबल हैं। फिर हर कंपोनेंट के लिए ये करना है कि जो यूज करना है उसको इंपोर्ट करना है, वो आपने हर दफा करना है, इंपोर्ट हर दफा करना है, इंस्टॉल एक दफा करनी है, CSS भी एक ही दफा इंक्लूड करनी है एक फाइल में। लेकिन हम हर फाइल में करने की बजाय फिर ये करते हैं, अगर आपने जो काम हर फाइल में करना है जब भी यूज करने लगे तो ये index.js में एक ही दफा कर लें तो ये तमाम मिशन जो है जितनी भी ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, फ्लो मैंने समझाया हुआ, ये कैसे फ्लो यहां से होता ये पब्लिक में HTML तक आता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने ये सारा समझाया। ये आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहीं हमने बताया कि एक दफा index.js में कर लेगा, CSS जो आपने सब में यूज करनी, ऐसी CSS जो सिर्फ इसमें यूज करनी है, किसी और फाइल में नहीं करनी, वो उस फाइल के अंदर, फिर उसको यहां पे इंपोर्ट ना करें, फिर उसको उस फाइल में लाके कट करके यहां पे इंपोर्ट करें। लेकिन जो सब में करनी है उसके लिए index.js में करते हैं वो आपको यहां पे पब्लिक में index.html में अवेलेबल हो जाती है। तो ऐप में आपने ये अच्छा इस बटन को React Bootstrap का काम, तो 2 काम मैंने पहले किए हुए इस प्रोजेक्ट में, टाइम सेव हो गया हमारा, मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है और मैंने इसको 1 टाइम इंपोर्ट भी कर लिया है index.js में। 2 काम हो गए। अब इस प्रोजेक्ट में मैंने ये अगर बटन HTML का नहीं यूज करना, ये देखें HTML का बटन देख रहे हैं, इस पे कलर मर्जी से दें, साइज मर्जी से दें, सारी स्टाइलिंग करें, या React Bootstrap का बटन यूज करने और यहां से आप देखें इसके बटन और इनके बटन के ऊपर कुछ स्टाइल ऑटोमेटिकली लगे हुए। ठीक है जी। अब ये बटन इस कलर में लाना है तो फिर इस बटन के अंदर कोई HTML में एट्रीब्यूट नहीं है कि यहां पे बटन के साथ आप कुछ लिखें।
क्लिक क्लिक बाद में देखेंगे कोई। HTML बटन में अगर मैं लिख भी दूंगा जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का है, तो वो वेरिएंट प्राइमरी सेकेंडरी HTML में कुछ नहीं होता, ऐसा है, ऐसा कोई प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर मैं करूंगा तो कोई प्राइमरी नहीं बनेगा। HTML के बटन में क्या है, वो W3 स्कूल से आप देख लें। HTML के बटन में क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं, HTML का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आप जो है वो कहीं बटन शटन दिया होगा फॉर्म में ही शायद, या ऊपर भी दिया हुआ इसने, क्विक में देख लेते हैं। अच्छा, यही है जिस तरह, ठीक है जी। तो उसमें आप लिखते हैं इनपुट टाइप बटन, बटन का टैग भी है, इनपुट टाइप बटन भी है, और इस तरह से उसकी अपनी फील्ड है, इस तरह की बिल्कुल फीकी फीकी सी, कोई उसमें मार्जिन नहीं, पैडिंग नहीं, बिल्कुल उसके टाइट सा राउंड बॉर्डर, और ये इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा फोकस है क्लिक करने से। और ये इनपुट के लिए, बटन के लिए देखें तो इस तरह बटन का भी देख सकते हैं, जिस तरह ऊपर ये इन्होंने दिया हुआ है, ये सबमिट का बटन जो हम बना रहे हैं, तो बटन का टैग तो इसमें ये बटन का अपना टैग भी है, इनपुट टाइप बटन भी है, बटन का अलग फॉर्म के अंदर अगर यूज। सो यहां से अगर आप बूटस्ट्रैप, ये नहीं करना कि टैग HTML का है और उसके ऊपर जो आगे एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो जो है वो, लेकिन रिवर्स ठीक है, रिवर्स उल्टा ठीक है कि आप बटन यहां से ले लें रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, CSS हर जगह चल जाएगी, इनके ऊपर भी देंगे तो वो चल जाएगी, क्योंकि ये भी इंटरनली बटन ही बन जाएंगे बाद में, लेकिन बटन कभी रिएक्ट स्ट्रैप नहीं बनेगा। हर चीज HTML बनेगी, ब्राउजर में जो भी खुलेगा होगा वो HTML ही में बन जाएगी, लेकिन HTML किसी और चीज में नहीं कन्वर्ट। तो इसलिए जो CSS की प्रॉपर्टीज है ना, वो कोई भी लाइब्रेरी है उसके साथ आप लिखें, चाहे उसने नहीं भी यहां पे दी प्राइमरी सेकेंडरी, जो आपको W3 स्कूल से बटन की प्रॉपर्टीज लग रही है ना, वो आप हर जगह यूज कर सकते हैं कि वो बटन ही है, बटन इन HTML। कौन से बटन दिखा रहे हो भाई? ठीक है, जिस तरह ये बटन है ना, इसकी अगर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो जिस तरह ऑटो फोकस डिसेबल करने के लिए डिसेबल्ड लिख देंगे, ठीक है, इसमें टाइप लिख दें, नेम लिख दें, ID देना है वो लिख दें, ये सारी प्रॉपर्टीज बटन की, बटन का कलर, पैडिंग, ये सारी बटन की प्रॉपर्टीज चल जाएंगी, चाहे HTML का बटन है चाहे, क्योंकि होती हर चीज अल्टीमेटली आके HTML CSS में कन्वर्ट। लेकिन ये जो लाइब्रेरी ना, इसने अपने लिहाज से इसके जो नाम है ना वो रखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो नाम है ना इसने अपने लिहाज से दे दी है, HTML CSS में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती वेरिएंट की। ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने आसानी दे दी है कि तुम कलर के नाम ना याद रख लो, बस प्राइमरी एक कलर बना लो, 5-6 कलर बना लो, उन्हीं में रहो, ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, और प्राइमरी में इस तरह से कलर आ जाएगा, सेकेंडरी में ये, या अपना थीम बना के इसके साथ अटैच रख दो, मेरा प्राइमरी ये है, कि आप बार बार एक जैसा कलर रखें। वो इस लाइब्रेरी ने अपनी मैनेजमेंट की हुई है, इसने प्राइमरी का कलर दे दिया। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए HTML CSS का नॉलेज बेसिक हो गया। बूटस्ट्रैप भी अलग लाइब्रेरी है, वो भी आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके हर जगह उसका भी स्टाइल दे सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप भी CSS के स्टाइल्स ही हैं। बाकी जो लाइब्रेरी आप यूज करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखेंगे कि इसको हम जो है वो किस तरह से हैंडल करेंगे। यहां से हमने, तो अब इस पे नहीं कर सकते, तो कंपोनेंट का नाम कभी स्मॉल से नहीं शुरू होगा, कैपिटल से हमेशा शुरू होगा। हर लाइब्रेरी जो भी आप यूज करेंगे HTML CSS बूटस्ट्रैप के अलावा कंपोनेंट बेस्ड रिएक्ट में यूज होती हैं, उनमें नाम कैपिटल C होता है। अब अगर मैं सेव करूं, आउटपुट देखूं, क्या आउटपुट आएगी, क्या आउटपुट आएगी बताएं?
एरर आएगी, शाबाश। क्या एरर होगी? इंपोर्ट करना है। देखिए मैं स्मॉल बी में लिखता हूं, मुझे नहीं कहता इंपोर्ट करो, वो कहता मुझे पता है बटन क्या होता है। अभी एचटीएमएल में ये ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है ये क्रोम कि है क्या बटन, इस क्रोम ब्राउजर को, सॉफ्टवेयर को पता है, हमने कोई इंपोर्ट नहीं करना। एचटीएमएल सीएसएस के घर की जुबान है, मादरी जुबान है। वो जिससे कहूँ कि यार उर्दू और पंजाबी मुझे आती है, इसके अलावा कोई भी और जुबान बोलो तो मुझे ट्रांसलेट करके दो, चाइनीज बोलो, फ्रेंच बोलो, चलो इंग्लिश भी आती 3, इसके अलावा बाकी मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, उसको ट्रांसलेट करके दो। और जो सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम। वो यहां जो कंपाइलर चल रहा है वो मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट कर रहा, वो जीएसएक्स को लेता है और सिंपल जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में सीएसएस में कन्वर्ट कर देता है, चाहे बूटस्ट्रैप है कुछ भी है, जेएसएक्स है, कोई भी लैंग्वेज है। जेएसएक्स या रिएक्ट में कोई एक भी टैग नहीं है। हम कहते हैं ना रिएक्ट किसकी लाइब्रेरी है? यूआई की। लेकिन इस यूआई में ना तो कोई टैग है ना कोई कंपोनेंट है। मतलब ये ऐसे यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरी है जिसमें यूजर इंटरफेस नहीं है। पहले ये बात भी अदम करें, आप कहें रिएक्ट के कौन से टैग? रिएक्ट में कोई टैग नहीं है, रिएक्ट में कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर रिएक्ट क्या है? रिएक्ट सिर्फ डिजाइन रूल्स हैं कि इधर से जब भी लिखना है नाम कैपिटल में लिखना है, एक से ज्यादा नहीं रिटर्न करने उसको। ये भी रिएक्ट का रूल नहीं है, स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ही है किसी और फाइल। तो रिएक्ट सिर्फ आपको कोड लिखने की तमीज बता रही है कि भाई जिस मर्जी लाइब्रेरी में लिखो इस स्टाइल से लिखो। इट्स अ डिजाइन पैटर्न फॉर एफिशिएंट रेंडरिंग। The rendering source may be HTML or any other source like React Native, कोई मोबाइल ऐप के लिए। इसलिए जब आप React की अपनी वेबसाइट पे जाते हैं React की, तो वो सारी एग्जांपल बेसिक HTML में देता है। वो कहता है लाइब्रेरी जो मर्जी यूज कर लो, React Bootstrap यूज कर लो, Material UI यूज कर लो, जो मर्जी यूज कर लो। वो किसी लाइब्रेरी को फेवर नहीं करता। उसने डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ ये कहा ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, बस ये मेरे हैं। क्या सीख लो स्टेट कैसे है, लाइफ साइकिल कैसे, इवेंट हैंडलिंग कैसे लिखना है, लिस्ट कैसे मैप करनी है, फॉर्म कैसे बनाना है। लेकिन हर जगह उसने एग्जांपल बेसिक एचटीएमएल में दी हुई कि किसी लाइब्रेरी की वो मार्केटिंग नहीं कर रहा। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में करो, बूटस्ट्रैप में करो, मटेरियल यूआई में करो, वो बेसिक, वो तो अपने रूल बता रहा है। वो कहता है जी एचटीएमएल हमेशा ऐसे समझाता है, देखो एचटीएमएल में ऐसे है, तुम जब इसको लिखोगे कंपोनेंट में तो क्लास बना लो या फंक्शन बना लो, उसमें इस तरह से लिखना है। अल्टीमेटली यहां से वही रिटर्न होना है। लेकिन इस पे खुद एक एक चीज पे सीएसएस सेट करें, स्टाइल सेट करें, पैडिंग, मार्जिन, कलर, अलाइनमेंट, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी हमें फिर हेल्प करती है। और इसने खुद ही रिएक्ट के स्टाइल पे इस जेएसएक्स के रूल्स के मुताबिक ही सारा कोड लिखा हुआ। पहले एक बिग पिक्चर आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए फ्रीली आप इसमें चाहें तो HTML यूज करें, चाहे तो React स्टैप, और चाहे तो दोनों इकट्ठे यूज कर लें, चाहे तो दोनों इकट्ठे यूज कर लें। जिस तरह यहां पे अब मैं ये बटन दिखा रहा हूं, दोनों को इकट्ठे भी बता देते हैं। ये बटन बन गया ना। अब मैंने अगर ये React स्टैप का बटन लगाना है तो 2 स्टेप्स हैं। HTML में एक स्टेप है कि सीधा सीधा आपने कोड लिखना है एंड दैट्स ऑल। कोई उसके साथ ऐसी प्रॉपर्टी यानी जो HTML की एट्रीब्यूट्स हैं एक ही स्टेप है। कोई भी और लाइब्रेरी यूज करें 2 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप उसको सही नाम रखें और इसको इंपोर्ट करें। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस में बटन फ्रॉम के बाद सिंगल कोट्स में उस लाइब्रेरी का नाम रिएक्ट है, रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप है, वो पूरा नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सेव करें तो 2 स्टेप्स, इंपोर्ट एंड देन यूज। HTML यू विल डायरेक्टली यूज, क्योंकि ब्राउजर में जो खुलेगा, ब्राउजर में क्या होगा, रिएक्ट स्टैप की लाइब्रेरी जब चलेगी, ये कंपाइल होगा तो ये सिंपल बटन HTML के ही बन जाएगा। मैंने कैपिटल B से लिखा है ना, आप देखें यहां पे ये बन गया प्राइमरी बटन। इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो ब्राउजर को ये सिंपल बटन स्मॉल b में मिला है।
कैपिटल में नहीं मिला। और वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने W3 स्कूल से देखे, टाइप, क्लास, बूटस्ट्रैप की क्लास इसने लगा दी, बीटीएन प्राइमरी। मैंने कहां पे यहां पे कोई स्टाइल दिया कि वो डिफॉल्ट है, कुछ ना लिखे तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा, वो सारी प्रोग्रामिंग से उसने सेट किए हुए डिफॉल्ट। यानी हर चीज अल्टीमेटली कन्वर्ट आके इसी में होनी है कि ब्राउजर आज भी वहां है जहां पे 40-30 साल 40-50 साल पहले था। 50 साल पहले ब्राउजर सिर्फ HTML CSS अंडरस्टैंड करता था, आज भी वो यही सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। वो PHP नहीं समझता, वो पाइथन, जैंगो, लारावेल कुछ नहीं अंडरस्टैंड करता, वो रिएक्ट नहीं समझता, एंगुलर नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ HTML CSS ही आदमी समझता है। तो हर चीज कंपाइल होकर जो ब्राउजर के पास अपलोड होती है तो HTML CSS की फॉर्म ही बन चुकी होती है। चाहे वीडियो भी देख रहे हैं YouTube पे तो वो भी HTML CSS ही है। हर चीज जो ब्राउजर में खुल रही है वो यही है कि ब्राउजर इसके अलावा कुछ और अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन डायरेक्ट HTML CSS में काम करना मुश्किल है, इतनी स्टाइलिंग, इतना कुछ लिखना। ये देखे ना कितने स्टाइल भी इसमें अप्लाई हो गए, मार्जिन पैडिंग वगैरह होगी, मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। और जब मैं इसको स्मॉल में लिखता हूं तो मुझे खुद फिर सारा सेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल सा बटन बन जाएगा। और चाहे तो दोनों इकट्ठे यूज कर लें कि आपने ऊपर इंपोर्ट किया और नीचे दूसरा बटन भी आप लगा दें, चाहे दोनों को। अब आप देखें एक कौन सा है जो कैपिटल में, और दूसरा HTML, दोनों को जैसे मर्जी मिक्स करें। ये HTML में इसी तरह बन जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज खुद ही रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी सेट कर देगी। इतना आमतौर पे मार्जिन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उस रिएक्ट बूटस्ट्रैप के स्टाइल से एग्री नहीं करता, या उसके कुछ स्टाइल मैंने लेने हैं, कुछ चेंज करने हैं, तो फिर मुझे उसकी लाइब्रेरी में जाके पहले ये आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें दोनों ही बटन आ गए। अब ये देखें वाइडर है ना, ठीक है, इसका शेडो वगैरह और है, क्लिक करता हूं तो ब्लू है, तो ब्लू कलर में शेडो भी बनता है, ठीक है जी। होवर पे भी वो कलर चेंज कर रहा है, यहां ओवर पे कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ माउस चेंज हो रहा है। यहाँ पे माउस भी चेंज होता है और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स देता है यूजर को, हाँ मेरे ऊपर फोकस आया। ये सारी प्रोग्रामिंग हमें वहां से मिल गई, यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें खुद कोड लिखना पड़े। तो छोटे छोटे काम के लिए इतना ज्यादा कोड आप लिखें तो ऐसी लाइब्रेरी यूज करें। लेकिन अगर क्लाइंट कहता नहीं यार ये कलर नहीं, तो आप इसमें सिर्फ 6-7 कलर हैं, लेकिन CSS से लिखेंगे तो 10 लाख कलर दे सकते हैं। इसने कितने दिए? 6-7 प्राइमरी सेकेंडरी, 6-7-8-9। लेकिन जब CSS से देंगे तो हर पॉसिबल कलर, आप काफी ज्यादा नहीं, हर पॉसिबल कलर जो बन सकता है दे सकते हैं, आपके पास कंट्रोल। तो यहां पे अगर ये नहीं पसंद, ये इन्फो वाला लगाना है, तो फिर आपको HTML में नहीं ढूंढे, यहां पे आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये कलर जो इन्फो वाला है, इसके लिए आपके पास वेरिएंट में आगे उसका कोड जो भी नाम लिखेंगे, ये कोड इस लाइब्रेरी में रखे हैं, या बूटस्ट्रैप में भी ये यूज होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, सक्सेस। और जहां कुछ भी नहीं दें, इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी है। जहां कुछ भी नहीं देंगे वहां पे डिफॉल्ट क्या हो गया, प्राइमरी। ये रेक्स्ट्रैप ने रखा है, हालांकि बूटस्ट्रैप में भी कोई प्राइमरी नहीं होता, खुद आपको, ठीक है। तो इन्फो कर दें, स्मॉल में करना है, सारे नाम स्मॉल में है, हर प्रॉपर्टी का नाम स्मॉल में, सिर्फ कंपोनेंट का नाम कैपिटल से शुरू हो रहा है, बाकी हर अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं, आउटलाइन करनी हो तो वेरिएंट में ये लिख दें। बटन में अगर आपने टैग्स यूज करने हैं, इनपुट टाइप दिस, ये स्पेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा साइज करना है तो उसमें साइज इक्वल टू LG, SM, MD, ये इसने रखे हैं कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लार्ज और स्मॉल दो स्टाइल रखे हैं, मीडियम नहीं उसने रखा। ये रेड बूटस्ट्रैप की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उन्होंने डिसाइड किया यार ये इसका तुक बनता है, इसका तो तुक नहीं बनता, मीडियम का जो स्मॉल होता है या लार्ज होता है। मे भी मुझे ऐसा साइज चाहिए जो स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन लार्ज से थोड़ा सा छोटा हो, तो फिर मैं अपनी CSS लिखूंगा और इसी के मैं मॉडिफाई कर दूंगा। फिर आपको CSS में जाना पड़ेगा।
या बूटस्ट्रैप की कोई क्लास देख ले। ब्लॉक लेवल बनाना है तो मुझे कोई उसमें कोड नहीं लिखना, बस मैं यहाँ पे इसको कह दूं ब्लॉक का, ये किस तरह से है, ब्लॉक का है इसमें, ये इसने अच्छा ग्रिड में उसने कर दिया पूरे। अच्छा जी, एक्टिव और पैसिव करना है तो एक्टिव लिख देंगे तो ये एक्टिव होगा, क्लिकेबल होगा। ठीक है जी, लार्ज भी हो सकता है, डिसेबल्ड लिख देंगे तो इस पे क्लिक ही नहीं होगा, और ये किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी में डिसेबल्ड वो दिखा रहा है। बटन की लोडिंग स्टेट, आप देखें क्लिक करें तो ये लोडिंग स्टेट में चला गया, थोड़ी देर बाद लोड हुआ फिर आ गया, देख रहे हैं। अब ये इस तरह के आपको पूरा दिन लग जाता है एक बटन बनाने में। ये लाइब्रेरी का कोड यहां से कॉपी पेस्ट किया और थोड़ा सा चेंज कर लिया, यहाँ कुछ और लिख दिया, क्लिक टू लोड की बजाय डाउनलोड, या जो भी अपनी मर्जी का मैसेज वगैरह लिखा। लेकिन ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट नहीं किस तरह हो, ये है वही प्राइमरी बटन, लेकिन उसने बताया है कि इस तरह कोडिंग करके कोई आगे एडवांस फंक्शंस वगैरह रैक के बना के यूज इफेक्ट करके तुम इसको इस तरह कर सकते हो। ये हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये नहीं पढ़ा यूज इफेक्ट क्या है, यूज स्टेट क्या है, और ये किस तरह से ये प्रोमिसेस वगैरह ये कैसे सॉल्व कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली है ये बटन वही बटन प्राइमरी, लेकिन ये फिर उस प्राइमरी बटन को इस तरह से कि प्राइमरी बटन पे क्लिक करूं तो ये लोडिंग और डिसेबल हो जाए, जब लोडिंग हो जाए तो इतनी देर बाद फिर ये अनेबल हो जाए, ये सारा आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी। ऊपर उसने बता दिया कि ये डिसेबल होता है तो, और ये उसने बता दिया एक्टिव होता है, तो पहले एक्टिव हो, जब मैं क्लिक करूं तो इस तरह आ जाए, जब डाटा डाउनलोड हो तो वापस एक्टिव हो जाए। ये सारी फिर सीक्वेंस हमें खुद सेट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट क्योंकि रिएक्ट में लिख रहे हैं तो JSX का अगर कोई चेंज भी है जो वैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। जब जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट JSX के थ्रू, यानी रिएक्ट की जो जावास्क्रिप्ट के रूल्स हैं उनके मुताबिक लिखी जाए। ये आम जावास्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन 99% आम जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंसेस भी। ये इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल है। ठीक है जी, चलिए ये हम बटन को कह रहे हैं जी, आप इस तरह भी बना सकते हैं रेडियो बटन की तरह के, क्लिक करूं तो ग्रीन हो जाए, जिस पे क्लिक करूं वही सिलेक्ट हो जाए, चेक्ड है या नहीं है चेक्ड, ये देखें इसकी हालत, चेक्ड है तो फील्ड हो और अदरवाइज एम्प्टी हो, चेक्ड है या नहीं है। तो ये सारा ऑन क्लिक पे किस तरह लिखेंगे, ये यूज स्टेट ही आगे मैंने पढ़ानी है आपको। जब यूज स्टेट आप पढ़ लेंगे तो फिर आप क्लिक पे हर चीज चेंज भी कर सकेंगे, इस तरह कर सकेंगे, इस तरह से हो और बाद में ये हो जाए। और जब आप डाउनलोड करना पढ़ लेंगे तो खाली ये इसने सिमुलेशन दी हुई है, थोड़े टाइम बाद खुद ही हो जाता है। आप एक्चुअली इंटरनेट से डाटा हम डाउनलोड करेंगे और लोडिंग और लोड हो जाएगा तो फिर वापस इस तरह। ठीक है, हम मैं कहता हूं नहीं यार ये नहीं सही है डॉट डॉट और खाली, तो आप यहां से कोई और कंपोनेंट ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्पिनर्स हैं, मैं कहता हूं नहीं ये स्पिनर में यूज कर लूंगा कि लोडिंग करूं तो इस तरह लोडिंग है, बटन नहीं होना चाहिए, फिर वापस वो बटन आ जाए। इट्स अप टू यू कि आप कैसे डिजाइन करें, या इस कोई बटन के अंदर डाल दें डॉट डॉट की बजाय एनिमेशन, या इस तरह की एनिमेशन ले आए कि जब तक डाउनलोड हो रहा है, डिफरेंट कलर में ले आए, साइज डिफरेंट, और या बटन के अंदर इस तरह से करना कि लोडिंग स्पिनर कंपोनेंट को बटन के साथ मिक्स करके यूज करें। बाहर बटन ही हो लेकिन उसके अंदर स्पिनर यूज हो रहा हो। समझा रही है कोई बात के नहीं समझा रही? तो इन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़कर ही हर चीज बननी है। इन स्पिनर अलहदा दे दिया, बटन अलहदा दे दिया, लेकिन आपको इस तरह से इफेक्ट लाना था तो आपने खुद सोचा यार इनको मैं इकट्ठा करूं तो इससे इफेक्ट आएगा, जो उस बटन में एग्जांपल दी उससे नहीं आ। तो जब भी आपको, अच्छा यहां पे बटन का कलर चेंज करना हो तो इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, और कौन कौन सी वेरिएंट के अलावा प्रॉपर्टीज हैं। जब आप HTML में देखते हैं ना तो यहां पे
नीचे आपको एंड में जाके समरी बताता है कि बटन में आप लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाए, HTML के रेफरेंस में आ जाए। जिस तरह से HTML में आपको सिखाता है ना, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आप P लिख दिया और इसके साथ आप मार्जिन वगैरह और दे सकते हैं, ब्रेक वगैरह कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के टैग आ जाए, फॉर्मेटिंग के आ जाए, जिसमें एंड में ये लिस्ट सी बताता है, समरी सी, कि HTML के टैग में आप भी ये सारे कुछ टैग इस पेज पे पढ़े, इनमें ये प्रॉपर्टीज हैं। तो जब रेक बूटस्ट्रैप में आते हैं ना, तो एक तो ये मैंने देख लिया वेरिएंट में क्या क्या लिख सकते हैं, या प्राइमरी या, अब यहां तो इसने एग्जांपल दी हुई ना, क्या ये इतनी है कि और भी है? ये देखने के लिए हर पेज के रेक बूटस्ट्रैप की जरा ये वेबसाइट भी यूज करनी आनी चाहिए। हर पेज के एंड पे आपने आ जाना, हर पेज के एंड पे, और उसमें आपने एपीआई को पढ़ना है। एपीआई में डिटेल है कि जो बटन जब भी यूज करना है इस तरह करना है, और बटन में जो आपने वेरिएंट लिखा है उसमें इनमें से कोई एक देना है, इट्स ऑल पॉसिबल, या इनमें से कोई एक। और टाइप में या बटन लिखें या रीसेट लिखें, ये सब में लिखें। साइज में मीडियम नहीं होता, सिर्फ स्मॉल। ये पाइप जो लिखा है इसका मतलब क्या है, और या ये स्मॉल SM या LG दिखना है। और SM का क्या मतलब है, वो आगे उसने एक्सप्लेन किया, स्पेसिफाई स्मॉल और लार्ज बटन। तो इसकी एपीआई पढ़ लेनी कि एक्टिव एक बूलियन टाइप की इसको वैल्यू देनी है। अगर कोई नहीं देते तो डिफॉल्ट फॉल्स होगी। एज में एलिमेंट टाइप देना है, डिसेबल्ड बूलियन टाइप के यहां पे पास करें, फॉल्स अगर नहीं करते तो डिफॉल्ट फॉल्स है। अब वेरिएंट में स्ट्रिंग टाइप का पास करें, और स्ट्रिंग में कुछ नहीं पास करते तो डिफॉल्ट क्या होगा, अगर कुछ नहीं पास करते तो डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइमरी। और ये अदरवाइज, तो हर एक के नीचे एपीआई आपने पढ़ लेनी है कि क्या क्या और तरीकों से इस बटन में मैं चेंजेस ला सकता हूं। एक्टिव चेंज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। हर एक जो कंपोनेंट है उसके नीचे एपीआई में 100% कंप्लीट लिस्ट दी हुई। अच्छा, बाज का प्रोग्रामर इससे भी आगे जाना चाहता है। वो कहता है कि यार ये आपने एग्जांपल दे दी, मुझे समझ आ गई, एग्जांपल से मुझे पता लग रहा है यूज कैसे करना है। हर चीज की एग्जांपल नहीं है। एपीआई में बहुत सी ऐसी और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी उसने ऊपर एग्जांपल नहीं दी हुई, जिसकी उसने ऊपर href की नहीं दी हुई, शायद उसने BS प्रीफिक्स की नहीं दी हुई। तो एपीआई में कंप्लीट लिस्ट होती है कि क्या क्या बटन के साथ आप लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर मैंने साइज करना है स्मॉल या लार्ज, तो अब मुझे ये पता चल गया कि यहां पे नेम क्या प्रॉपर्टी का जो है SM या लार्ज, और स्ट्रिंग में देना है। यहां खाली डाटा टाइप नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग में है ही 2 ऑप्शन, कोई और स्ट्रिंग भी नहीं देनी। तो मैं यहां पे आता हूं, यहां से मुझे ये पता चल गया ये तो HTML का बटन है, लेकिन यहां पे साइज इज इक्वल टू स्ट्रिंग में SM में लिख देता हूं। क्या यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसके अलावा कुछ भी लिखूंगा और, या इस तरह लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बटन स्मॉल नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने गलत लिखा है। स्मॉल नहीं लाइब्रेरी एक्सेप्ट करती, तो SM उसमें लिखना होता है। ये एपीआई से पता चलेगा कि आप उस बटन का यूजेज सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्मॉल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, अगर ना मैं कहूं स्मॉल है ना कहूं लार्ज है, तो फिर कौन सा साइज होगा। हर कंपोनेंट, इसलिए जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं बगैर इंटरनेट के डेवलपर प्रोग्रामिंग नहीं करता। हर कंपोनेंट और हर कंपोनेंट की तमाम एपीआई के हर किस्म की प्रॉपर्टी का नाम, हर एक की डाटा टाइप, इसमें डिफॉल्ट क्या है और इसका मतलब क्या है, इतना कुछ रटा लगाने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव इंटरनेट तो आपने साथ जो लाइब्रेरी यूज करें वो खोलिए, जहां पे HTML की जरूरत पड़े या किसी टैग की, इस तरह से आपने इसको भी खोला हो। जहां पे आपको बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी यूटिलिटी चाहिए, सब बूटस्ट्रैप की भी आपने खोली। तो आप अपने आप को हमें जो चीजें आप बार बार यूज करते हैं वैसे ही फिर आपको याद हो जाती हैं, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं यार इसमें ये कैसे होगा, कहां से इसका आंसर मैं तलाश करूं।
मैंने देखा है कि इसको आप ना कंफ्यूज हो गए ना, पढ़ क्या रहे हैं HTML CSS ब्रेक बूटस्ट्रैप, इसमें ना मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ओवरऑल सारी चीजें दरगा खिचड़ी बन रही है। HTML भी इसमें आ गई, CSS भी आ गई, जावास्क्रिप्ट भी आ गई, JSX भी आ गया, रेक बूटस्ट्रैप भी आ गई। तो जो जरा थोड़ा सा है ना बंदा छोटे दिमाग वाला, तो वो तो घूम जाएगा वैसे ही, क्योंकि अभी और आगे एडवांस चीजें आनी। तो उसको पता हो कि हर चीज कैस किस पर्सपेक्टिव में बैकग्राउंड में फिट बैठ रही, मैं कर क्या रहा हूं, पहले तो उसे ये पता होना चाहिए ना व्हाट आई एम डूइंग। और अगर मुझे कोई इशू आए तो मैंने कहां से हेल्प लेनी है। कंपोनेंट में एपीए में सिर्फ एग्जांपल को देख के नहीं बस कर देनी जी आज जी बस ठीक है। यहां हो सकता है वो इन दो ये दो एग्जांपल ना देता, ये तो एग्जांपल है ना, उसने दो चार लगा के दिखा दी, वैसे उसने सारी एग्जांपल में लगा दी। लेकिन प्रॉपर लिस्ट वेरिएंट में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कहां से मिलेगी, एपीआई। और हर पेज के नीचे एपीआई का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर क्या हो गया यार, एपीआई। एपीआई तो बहुत ही पॉपुलर टर्म है। जब क्लाइंट सर्वर डेटा फेच करते हैं तब भी कहते हैं फेसबुक की एपीआई है, व्हाट्सएप की, पेपॉल की एपीआई, पेमेंट्स की, गूगल मैप्स की एपीआई। एपीआई तो बड़ी कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है प्रोग्रामिंग में, खुदा का खौफ करें यार। चले गूगल से पूछ लेते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। तो आस्क फ्रॉम गूगल क्या बनता है जी, और होता क्या है, ये तो इसका एब्रीविएशन होगी ना, इसकी डिटेल क्या है, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामर विच इज अ सेट ऑफ डेफिनेशंस, कंप्लीट डेफिनेशंस है हर चीज की, एंड प्रोटोकॉल्स फॉर बिल्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस तरह हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं रेक्ट बूटस्ट्रैप को और रिएक्ट को, तो उसको उसके लिए मुझे उसके एपीआई का पता होना चाहिए, कंप्लीट डेफिनेशन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में हर कंपोनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यू है, उसकी क्या डिफॉल्ट है। अगर मैं ना सेट करूं तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। एपीआई का नहीं पता यार आप लोगों को, खुदा का खौफ करें, ये रिकॉर्डिंग में आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते जी हमें पता था, हम तो बताने ही लगे थे, बस आपने गूगल कर दिया। ओके, अब ये जी ऑनलाइन जो है आज बंदे, मुझे लगता है ऑनलाइन जरा कम है, साथ हमारे इरफान है और सुलेमान है। समझ आ रही जी बातें कि सो गए हैं कहीं। चले ऑनलाइन का ये तो फायदा है ना, क्लास अटेंड करके बंदा घूमता रहता है इधर उधर, ठीक है जी, इधर उधर घूम रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। उसके बाद ये दिमाग में जो होता है ना कि मैं बाद में देख लूंगा, तो बाद नहीं वो कभी आती, ठीक है ना। 3 घंटे खपने के बाद फिर वो ऑनलाइन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपको पता है, इट्स अ ग्रेट टूल, आई लव इट रियली। इसके बगैर आगे इतनी आईटी और चीजें एडवांस जानी नहीं थी, लेकिन इसको सही यूज बड़ा काम करते हैं। अपने ऊपर कंट्रोल रखें, उतने ही अपनी तवज्जो को फोकस्ड रखें जितना। अभी आप इधर उधर देख रहे हैं, मैं फौरन आपको पॉइंट आउट करूं यार इधर क्या देख लो, इधर तवज्जो करो, ठीक है जी। वीडियो देखना काफी इरिटेटिंग काम है, इतना आसान नहीं है। लाइव पढ़ना रिलैक्स है। एक लास्ट टाइम कोविड में चल रहा था ना, यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑनलाइन थी, तो मैं उसमें कहता था यार ये बंदे ना डेली 4 हॉलीवुड की मूवीज देख के कम से कम सोते हैं। दोस्त कह रहे थे नहीं नहीं यार कैसे, मैंने कहा देखो लेक्चर जो है वो 4 लेक्चर डेली हो, 1.5 घंटे के, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, और ऑन एवरेज 1.25 घंटे की मूवी होती है, जिसके बाद बंदा कहता चलो यार बात सब यार बाहर निकलो बैठ के मैंने देखी। और हमारी जो देसी है वो 2 घंटे की, 2.25 घंटे की होती है। और डेली जो है इतना कॉन्सेंट्रेट स्क्रीन पे करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट एन ईजियर,
काफी ज़हनी तौर पे थका देने वाला काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप समझे, लेकिन ये है कि वीडियो से आपको ये है कि अगर आपकी क्लास मिस हुई है देन इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं। और अगर आप कहीं फंस गए हैं और आपको पता है ये किसी लेक्चर में डिस्कस हुआ था, तो आप सारी वीडियो न्यूज को वहीं से निकाल के दरमियान में ला के शुरू में एंड में, अच्छा ये एंड में सर ने एक एग्जांपल करवाई थी, मैं वहां से देख लेता, तो उसी एनर्जी में ही दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये सारी लग्जरी हमने इस सारी लग्जरी के बगैर पढ़ा है। और आप लोगों ने भी कोविड से पहले मैट्रिक एफएससी वगैरह की है। आप स्टूडेंट को नहीं देना कि सर वीडियो नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे, वो लेक्चर मिस हो जाए तो ये होता है, और रिवाइज कर सकता है, बड़े फायदे फिर बताता है, जिससे वो साबित करता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग ना हो तो पढ़ना ही बेकार है, पढ़ सकता ही नहीं बंदा, ये नहीं, वो साबित कर देता है कि ये तो हमारा फ्यूचर ही खराब होगा। मैंने कहा यार इससे, यानी कोविड ने, आप देखें पोस्ट कोविड एकेडमिक्स में बड़ा शिफ्ट आया। लोगों को सॉफ्टवेयर, टीचर्स को पता चला है सॉफ्टवेयर कौन से ऑनलाइन पढ़ाने वाले, लिमिटेशन क्या, स्टूडेंट्स को पता चला है कि अच्छा वो घर बैठे कामों की से भी बैठे लाहौर में कोर्स कर सकते हैं, अच्छा वो चीचों की मलिया से लाहौर में कोर्स कर सकता है और उतनी ही क्वालिटी में, और अपना काम भी चेक करवा सकता है, एंगेज भी है उसी तरह से। स्काइप या इस तरह के एक दो लिमिटेड वीडियो कॉलिंग का आपको पता है, एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म थे, जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें इमर्ज हो रही हैं। आईटी के लिए, आईटी के स्टूडेंट्स के लिए ये सब रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएं जो इसको और मजीद आगे करें, क्योंकि आपका यूजर अब ज्यादा एजुकेट हो गया है। अब जो आम बंदा है वो भी सॉफ्टवेयर को, इंटरफेस को जानता है, पकड़ के मोबाइल ऑर्डर शॉर्डर कर सकता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल हटके को इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो है, अदरवाइज स्टैंडर्ड इंटरफेसेस अब जो बिजनेसेस चल रहे हैं, तो ये सारी आईटी के लिए जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, जॉब्स के मौके फराहम कर रही हैं कि हर ब्रांड जो है वो अब चाहेगा मैं मोहल्ले से निकल के शहर में, शहर से मुल्क में, मुल्क से दुनिया में, कहीं भी मैं इसको इंटरेक्ट करूं। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन सी के अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ रही हैं। अगर आप कोई अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं, यूजफुल बनाते हैं, तो देहात में जो बंदा बैठा है, जो गांव में है, जो नहीं बेचारा स्कूल गया, लेकिन वो मोबाइल का यूज अब उसने भी सीख लिया हो कि ऑनलाइन जो है वो इंटरफेस देखें, ये सारा कितना कमाल है यूजर इंटरफेस का, कि उसको कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ती, उसको स्क्रोलिंग उस तरह से, उसके यानी नेचुरल जेस्चर से वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट क्या है कि वॉइस बेस्ड करें हम, जिस तरह हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उससे आगे क्या है, वॉइस क्यों दे, उसको खुद पता होना चाहिए मुझे टाइम है भूख का, मुझे भूख लगी, मैं क्यों ऑर्डर करूं, मेरी ऐप को पता होना चाहिए यार मैं 2 बजे खाना खाता हूं और मुझे ये पसंद है, आज मंडे है तो मौसम भी ये है। कॉन्टेक्चुअल प्रोग्रामिंग कि बैकग्राउंड हालात और वाकयात को देखकर खुद सॉफ्टवेयर डिसाइड करे मुझे करना क्या इस बंदे के साथ। ये सारी रिसर्च की। अजान से जरा ब्रेक करते हैं फिर जो है ना आगे।
अच्छा, अभी जो ऑनलाइन भी है 10 मिनट की ब्रेक करेंगे, 15 हुआ ना, 1:30 पे शुरू करते हैं, 15 मिनट की ब्रेक।